दीपा अपनी माँ अनीता के साथ रहती थी। अनीता एक पैर से अपाहिज थी, इसीलिए वह हाथ की मशीन से सिलाई करके घर चलाया करती थी। दीपा गलियों में कबाड़ बीनती थी और घर का खर्च पूरा करती थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से बीतते थे। किसी दिन खाने को मिल जाता तो किसी दिन भूखे ही सोना पड़ता। एक दिन दीपा ने अनीता से कहा, माँ, क्या हम जीवन भर इसी तरह से गरीब रहेंगे? क्या हमारे नसीब में कभी अच्छा खाना और अच्छा पहनना नहीं है? हम इस टूटी फूटी झोपड़ी में अपने दिन बिता रहे हैं। क्या हम कभी एक पक्के मकान का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर उस भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वह चाहेगा तो तू देखना, हमारे दिन सुधर जाएंगे, हमारा वक्त जरूर बदलेगा। अनीता कहकर अपने काम में लग जाती है और दीपा बाहर गली में कबाड़ बीनने लगती है। वहाँ जाकर देखती है कि दीवारों पर पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा है डांस कंपटीशन है और जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वह जाकर अपनी माँ से बताती है, माँ, शहर में एक कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कैसा कार्यक्रम? माँ, एक डांस कंपटीशन है। एक काम कर, तू इसमें भाग ले ले। अरे माँ, मुझे तो नाचना ही नहीं आता, मैं भला कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती हूँ? कोशिश करने में क्या जाता है बेटा, ईश्वर ने चाहा और तू जीत गई तो 50,000 रुपए आ जाएंगे। माँ, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। तू फिक्र मत कर, मेरे पास कुछ कपड़े बचे हैं, उनको जोड़कर मैं तेरा घाघरा बनाती हूँ, तो उसे पहनकर कार्यक्रम में चले जाना। ठीक है माँ। अनीता उसके लिए कुछ कपड़ों को जोड़कर एक घाघरा बनाती है। उधर दीपा उस कार्यक्रम के स्थल पर जाकर देखती है और वहाँ अपना नाम दर्ज कराती है। वहाँ कुछ अमीर लड़कियाँ भी आई हुई होती हैं और वो उसे चिढ़ाती हैं। क्या यह भी अपना नाम लिखवाएगी डांस कंपटीशन में? अब हमारी यही औकात है कि हम एक कबाड़ बीनने वाली लड़की के साथ कंपटीशन करेंगे। अरे यह कैसे कार्यक्रम में भाग ले सकती है? कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तो अच्छे कपड़ों की जरूरत होती है। क्या यह पहन कर आएगी फटे हुए कपड़े? अरे हाँ, जो ड्रेस पहनकर आएगी वो एक फैशन शो बन जाएगा और उसको देखकर सब हंसेंगे, तब यह डांस कैसे कर पाएगी? दीपा उनकी बातों से बहुत उदास होती है और घर आ जाती है। कुछ समय बाद कार्यक्रम का दिन आता है। दीपा अनीता द्वारा बनाए गए घाघरे को पहनकर जैसे ही जाती है, वही तीनों लड़कियां उसको देखकर उसे चिढ़ाती हैं और कहती हैं, आ गई अपनी फेवरेट ड्रेस पहनकर। मेरा घाघरा बहुत अच्छा है। अरे, इस घाघरे पर तो कुछ लगा हुआ है। दीपा मुड़कर देखती है तो उसका घाघरा पूरा गोंद में चिपका हुआ होता है, जिसकी वजह से वह घाघरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। वह रोती हुई एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। वहीं से एक औरत गुजर रही होती है। वह उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी उदास होकर पेड़ के नीचे बैठी क्यों रो रही हो? मुझे डांस कंपटीशन में भाग लेना था और मेरा घाघरा किसी ने खराब कर दिया। अब मैं स्टेज पर नहीं जा सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, हमारा पुश्तैनी घाघरा रखा है, तुम उसको पहन लो। हमारे तो किसी काम का नहीं, हमारे पूर्वजों ने इसको रखा था, शायद तुम्हारे किसी काम आ जाए। औरत उसको घाघरा दे देती है और दीपा उसको पहनकर स्टेज की ओर जाती है। अरे यह तो फिर आ गई मैला कुचैला घाघरा पहनकर। यह तो कितने पुराने टाइम का घाघरा है। काश ये घाघरा एकदम नया और चमकदार होता तो कितना अच्छा होता। तभी घाघरा एक नए डिजाइन में बदल जाता है और दीपा उसमें बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है। दीपा जैसे ही स्टेज पर जाती है, उसके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं और वह डांस करने लग जाते हैं, जिससे वह प्रथम आती है और प्रथम आने पर 50,000 रुपए का इनाम लेती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की उसका घाघरा खराब करने के लिए जैसे ही पानी फेंकती है तो दीपा सोचती है कि वह पानी उस पर ना गिरे और वह पानी उसी लड़की पर गिर जाता है और एकदम वैसा ही होता है। वह खुशी खुशी अपने घर आती है और माँ को सारी बातें बताती है। अनीता बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारा आशीर्वाद देती है। माँ, 50,000 तो मैंने कमा लिए, बस एक बार आपका पैर ठीक हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी अचानक क्या होता है कि अनीता अपने पैरों पर चलने लगती है। दीपा और अनीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तभी उसको एहसास होता है कि जब से यह घाघरा मिला है कुछ अलग हो रहा है। माँ, मुझे यह घाघरा जादुई लग रहा है, क्योंकि मैं इससे जो भी मांगती हूँ पूरा हो जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? आपको विश्वास नहीं है ना माँ? तो चलो मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखती हूँ, मेरा यह घर एक पक्के मकान में बदल जाए।
और तभी पलक झपकते ही झोपड़ी पक्के मकान में बदल जाती है। तब अनीता और दीपा को विश्वास हो जाता है कि यह घाघरा जादुई है। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से अपने अच्छे दिन व्यतीत करने लगते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। एक दिन अनीता और दीपा बैठे हुए थे कि बाहर से शोर आता है, तो दीपा बाहर जाकर देखती है। दीपा, दीपा, भागो यहाँ से, एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है और वो हमारे शहर की ओर ही गिरने वाला है। दीपा उस घाघरे की ओर देखती है और कहती है, घाघरे, अगर तुम सच में जादुई ताकत रखते हो तो इस हवाई जहाज को जमीन पर आने से रोक दो और इसके यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालो। पलक झपकते ही घाघरा एक बड़ी चादर में बदल जाता है और जहाँ वह प्लेन आकर गिरता है उसी जगह पर रुक जाता है। उस चादर से सभी यात्री आराम से जमीन पर आते हैं। कोई भी यात्री गंभीर रूप से घायल नहीं होता है। सभी अपनी जान बचाकर नीचे आ जाते हैं। शहर के सभी लोग उसकी समझदारी की तारीफें करते हैं, पर वहीं दूसरी ओर तीनों लड़कियों को दीपा के जादुई घाघरे के बारे में पता चल जाता है। वह उसे चुराने के लिए एक रात को आती हैं और जैसे ही उस घाघरे से बोलती हैं, जादुई घाघरा, मुझे बहुत खूबसूरत बना दो। जादुई घाघरा अपने अंदर से एक काले रंग का धुआं फेंकता है जो उसके चेहरे पर चिपक जाता है। वो बहुत कोशिश करती है पर वह कालिक उसके चेहरे से नहीं निकलती। अरे यह क्या, तुमने मेरी सुंदरता पर काला धब्बा लगा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तीनों लड़कियां कैंची लेकर उस घाघरे को काटने के लिए दौड़ती हैं। तभी वह घाघरा एक रस्सी का रूप ले लेता है और तीनों लड़कियों को बांध देता है। तीनों लड़कियां बचाओ बचाओ चिल्लाती हैं, तो वहाँ दीपा आ जाती है। तीनों लड़कियां अपनी गलती बताती हैं और दीपा से क्षमा मांगती हैं। जादुई घाघरा, तुम इन तीनों को माफ कर दो। इन्होंने अनजाने में आकर तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है। अगर तुम भी इनको हानि पहुंचाओगे तो तुम में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। जादुई घाघरा अपने असली रूप में आ जाता है और तीनों लड़कियां अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती हैं। अब दीपा और अनीता उस घाघरे की सहायता से सारे शहर की सहायता करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक अनाथ आश्रम में रवि और राज बहुत सारे बच्चों के साथ रहता था। अनाथ आश्रम का वार्डन हीरालाल और उसी अनाथ आश्रम का एक बड़ा लड़का जॉन, ये दोनों रवि और राज से बहुत सारे काम करवाते और इन दोनों को बहुत परेशान करते रहते थे। एक बार रवि और राज अपने कमरे में खेलते हुए बात कर रहे थे। राज, हम दोनों अपने माँ बाप को कभी नहीं देखे हैं। हाँ यार, कभी नहीं देखे हैं। कैसे दिखते होंगे हमारे माँ बाबा? बिल्कुल हमारी तरह दिखते होंगे। कितना अच्छा होता ना हम दोनों अपने परिवार के साथ रहते। हाँ, दूसरे बच्चों की तरह हम लोग भी काम नहीं करते, स्कूल जाते, खेलने के लिए हमारे पास खिलौने होते। जॉन उन दोनों के कमरे की तरफ से जा रहा था। उन दोनों की बातें सुनने के बाद जॉन उनके कमरे में चला जाता है। क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, तुम दोनों का बहुत गपशप हो गया है। अब चलो और काम कर लो थोड़ा। अब हमने सारा काम खत्म कर दिया है। अच्छा, सारे काम खत्म कर दिए? मेरा रूम बहुत गंदा है, कपड़े भी बहुत गंदे हैं, उसको कौन धोएगा? अभी आते हैं। रवि और राज जॉन के कमरे में जाकर उनका कपड़ा धोने लगते हैं और तभी वार्डन वहाँ पर आता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कब से मैं तुम दोनों को ढूंढ रहा हूँ। सर, हम यहाँ जॉन के कपड़े धो रहे हैं। अच्छा, और मेरा कपड़ा गंदा है, उसको कौन धोएगा? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुरंत 5 मिनट में मेरे कमरे में आओ और मेरे गंदे कपड़े धो दो। ठीक है सर। रवि और राज हीरालाल के कमरे में जाकर कपड़े धोने लगते हैं और आपस में बात करते हैं। यार, ये कैसी जिंदगी है जहाँ हमें हमेशा काम करना पड़ता है। हम कर भी क्या सकते हैं? अगर काम नहीं करेंगे तो मार मिलेगी और खाना भी नहीं मिलेगा। माँ, बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? देखो, हमें कितना काम करना पड़ता है। एक दिन रवि और राज सुबह खेल रहे थे, तभी वहाँ वार्डन हीरालाल आता है। अरे सुनो, सामान रखने हैं और जगह नहीं है। तुम दोनों स्टोर रूम जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। अच्छे से साफ नहीं हुआ तो
तुम दोनों के खाना एक दिन के लिए बंद हो जाएगी। नहीं नहीं सर, हम लोग अभी जा रहे हैं और बहुत अच्छे से साफ कर देंगे। रवि और राज दौड़ के स्टोर रूम में जाते हैं और साफ करने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर एक छोटी सी ढोल पर पड़ती है जो टूटी होती है। रवि देखना, वो क्या है? राज, ये तो एक ढोल है। हाँ, ये तो ढोल है लेकिन टूटी है। तो क्या हुआ, ठीक कर देंगे इसे। दोनों जन ढोल को अपने कमरे में ले जाते हैं और ठीक करने के बाद देखो, ये ढोल ठीक हो गया। हाँ, ठीक तो हो गया, लेकिन बहुत जोर की भूख लगी है। एक चॉकलेट मिल जाता तो थोड़ी भूख मिट जाती। हाँ रवि। अरे ये देख, चॉकलेट। लेकिन इसे रखा किसने? किसी ने भी रखा हो, तुम खाओ ना। ठीक है, अभी खा लेता हूँ। रवि, मैंने आज तक समोसे नहीं खाए। उसका स्वाद कैसा है ये भी मुझे नहीं पता। कोई लाके देता ना, भूख भी बहुत लगी है। राज, ये देख, समोसे। अरे रवि, ये कहाँ से आया? यहाँ तो नहीं था। पहले तुम खाओ इसे। वाह, समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। रवि और राज को अभी तक पता नहीं था कि ढोल कोई साधारण ढोल नहीं बल्कि एक जादुई ढोल है, और फिर आपस में बात करने लगते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? राज, जब भी हम लोग कुछ मांगते हैं और तुम ढोल बजाते हो तो वो चीज हमें मिल जाती है। कहीं ये ढोल में जादू तो नहीं है? पता नहीं, एक बार आजमा कर देखते हैं। अब ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नए कपड़े। ठीक है। राज देख, नए कपड़े। इसका मतलब ये ढोल कोई साधारण ढोल नहीं है, एक जादुई ढोल है। तभी रवि और राज को किसी की आने की आहट सुनाई देती है। ये लोग तुरंत ढोल छुपा देते हैं। हीरालाल उन दोनों के कमरे में आता है। बहुत मस्ती हो गया तुम दोनों का, अब कुछ काम भी कर लो। कैसा काम? पूरा अनाथ आश्रम में तुम दोनों पोछा लगाओगे, नहीं तो मार मिलेगी और रात को खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, हम लोग कर देंगे। हीरालाल वहाँ से जाने लगता है और रवि राज आपस में बात करने लगते हैं। राज, हरीलाल का कुछ करो ना, हमेशा हम लोगों से ही काम करवाता है। तुम ही बताओ क्या करना है। हरीलाल को सीढ़ी से गिरवा दो। हाँ, बहुत अच्छा। ढोल बजते ही हीरालाल सीढ़ी से फिसल जाता है और लुढ़कते हुए जमीन पर गिरता है धड़ाम से। उसके मुंह से निकलता है, अरे मर गया, कोई बचाओ। ये सुन रवि और राज हंसने लगे। हीरालाल को चोट आई हुई थी तो जॉन सारा काम देखने लगा। जॉन रवि और राज के पास जाता है। जब ये दोनों खाना खा रहे होते हैं और जाते ही, ये खाना तुम्हें नहीं मिलेगी, ये खाना आज कुत्ता खाएगा। हमें बहुत भूख लगी थी, मेरा खाना क्यों फेंक दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझे बोलोगे? जॉन वहाँ से जाने लगता है। रवि रोते हुए राज से बोलता है, जॉन कुत्ते जैसा चलकर आए और वो खाना खाए जिसे उसने कुत्ते की थाली में फेंक दिया है। ठीक है। जॉन कुत्ते जैसे चलकर आता है और वो खाना खाने लगता है। फिर सब कोई हंसने लगते हैं। जॉन को पता चल जाता है कि ढोल में कोई जादू है। वो ढोल के बारे में जाकर हीरालाल को बताता है और फिर दोनों रवि और राज के पास आकर, ये ढोल हमें दे दो। नहीं देंगे, ये हमारा ढोल है। चुपचाप दे दो, नहीं तो बहुत मार मिलेगी। कुछ भी कर लो, हम लोग ये ढोल नहीं देंगे। अच्छा, इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। हीरालाल और जॉन ढोल को छीनने की कोशिश करते हैं और तभी ढोल का डंडा बड़ा हो जाता है। फिर हीरालाल और जॉन को पीटने लगता है। उसके बाद, अरे हमें माफ कर दो, अब से हम दोनों ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, कमी नहीं करेंगे, उल्टा हम सारा काम करेंगे, हमें माफ कर दो। ठीक है,
उस दिन के बाद से हीरालाल और जॉन किसी को परेशान नहीं करने लगते, किसी से काम भी नहीं करवाने लगे। रवि और राज जादुई ढोल की मदद से बहुत सारी किताबें मंगवाए और फिर पढ़ाई करने लगे। कुछ सालों के बाद रवि और राज बड़ा आदमी बन गए। उसके बाद उस अनाथ आश्रम को वही दोनों चलाने लगे। एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसने कई मुर्गियां पाली थी। उसका मुर्गियों और अंडों का व्यापार था। अचानक एक भयानक संसर्ग से फैलने वाली बीमारी ने उसकी सारी मुर्गियों और चूजों को मौत की गोद में सुला दिया। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। एक दिन उसके घर एक महात्मा पधारे और भूरा ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। महात्मा ने अपने ज्ञान दृष्टि से सारी वस्तु स्थिति को जान लिया। देखो, तुमने जो मुर्गियों, चूजों और अंडों का व्यापार किया, वो तुम्हें सदैव घाटा ही देता रहा। अब किसी भी मुर्गी के चूजे या अंडों को बेचना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तुम कोई ऐसा व्यापार करो जिसमें जीव हत्या ना हो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। महाराज चले गए और भूरा भविष्य की योजना के बारे में सोचने लगा। उसके पास पूंजी भी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर व्यापार करे तो कैसे करे। अचानक उसके मुर्गी घर से एक लाल रंग का चूजा बाहर आया और उसके पास खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरी मुर्गियां और चूजे तो समाप्त हो गए। ये लाल चूजा कहाँ से आ गया? मुझे तो अब मुर्गी पालन का व्यापार करना ही नहीं था। जा बच्चे, जिसके घर से आया है वहाँ चला जा। चूजा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। भूरा ने उसे उठाया और दूर जाकर रख दिया। इतने में उसने देखा एक बिल्ली चूजे की तरफ बढ़ रही थी। बिल्ली आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। वो फिर उठी और आगे बढ़ी और दोबारा अदृश्य वस्तु से टकराकर रुक गई। कुछ जादुई चमत्कार लग रहा था, पर भूरा के समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसने जाकर चूजे को उठा लिया। वो जान गया कि अगर उसने चूजे को यूं ही छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस चूजे को कैसे भगाऊं? ये किसी भयानक बीमारी का शिकार हो सकता है। मैं एक काम करता हूं, एक बड़े पिंजरे में इनको भगवान के मंदिर के पास रख देता हूं। अब तो वही दुनिया के रखवाले प्रभु इसकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह लाल चूजे को भूरा के भगवान के मंदिर के पास स्थान मिल गया। लाल चूजा बड़ा होने लगा और बहुत जल्द ही लाल मुर्गी बन गया। लाल मुर्गी भूरा के घर के आसपास दाने चुगती और फिर भूरा के पास वापस आ जाती। वो प्रतिदिन अपने साथ एक छोटा सा अमरूद का पौधा लेकर आ जाती थी और भूरा उसे घर के पास वाले बाग में लगा देता था। इस तरह धीरे धीरे भूरा के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ हो गए। एक दिन लाल मुर्गी जैसे ही भूरा के पास आई, उसी समय एक साहूकार हाजिरा लाल भी आकर भूरा के सामने खड़ा हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ था। भूरा, अब तुम्हारे कर्ज का समय पूरा हो गया। मुझे आज मेरा सारा रुपया सूद समेत चाहिए। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। मुझे बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तुम्हारे घाटे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम कहीं से भी लाओ, मुझे मेरा रुपया चाहिए। इसके पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका था, अब कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे एक हफ्ता का मौका दे दीजिए। मैं आपके रुपए किसी तरह से अदा कर दूंगा। अब एक दिन का भी मौका नहीं दूंगा। भूरा को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो दुख से पागल हो रहा था। उसी समय लाल मुर्गी ने अपने साथ लाए हुए अमरूद के छोटे पेड़ को वही पास में लगा दिया। इसके बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उड़कर हाजिरा लाल को चोंच मार दी। अचानक हाजिरा लाल पर जैसे जादू हो गया। उसका पूरा सुर ही बदल गया। अरे भूरा, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तुझसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। जब तेरे पास रुपए आएंगे दे देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। भूरा साहूकार की बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया।
अच्छा भूरा, मैं चलता हूँ, एक पैसे की भी चिंता मत करना। साहूकार चला गया और भूरा अपनी लाल मुर्गी को देखकर अंदाजा लगाने लगा। उसे याद आ गया कि मुर्गी के चोंच मारते ही साहूकार के अंदर जादुई परिवर्तन हुआ था। लाल मुर्गी जादुई थी। उस दिन बिल्ली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। आज मैं तो सांप बच गया। खैर, कुछ समय के लिए साहूकार से जान बची, लेकिन उसके रुपए मैं कैसे लौटाऊंगा? भूरा के इतना सोचने पर लाल मुर्गी ने फिर से पंख फड़फड़ाए और उछलकर अमरूद के पेड़ को चोंच लगा दी। जादू हो गया। वो अमरूद का पौधा बड़ा होने लगा। कुछ पलों में उसमें बड़े बड़े अमरूद भी आ गए। भूरा की आंखें खुली की खुली थी कि फिर से लाल मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए और उसने अमरूद के पेड़ को चोंच मार दी। चोंच मारते ही अमरूद के रंग बदलने लगे। वे भी सोने के बन गए। अरे बाप रे, सोने के अमरूद! मुर्गी देवी, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये असली सोने के हैं? भूरा भाई, तोड़ कर देख लो, खरा सोना है। अब तो हाजिरा लाल के रुपए आसानी से अदा कर लोगे। अरे मुर्गी देवी, इतने सोने में तो मैं पूरे जिले का कर्जा अदा कर सकता हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी, कर्ज के बोझ से बचा लिया। भूरा भाई, व्यापार करना चाहते थे, अब करो अमरूद का व्यापार, कर लो अपने सपने साकार। भूरा ने जादुई लाल मुर्गी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने साहूकार के रुपए अदा कर दिए। भूरा ने जब बाद में दूसरे अमरूद के पेड़ों को देखा तो चौंक गया। वो सभी बड़े हो गए थे और उन पेड़ों में बहुत बड़े बड़े अमरूद आ गए थे। उसने अमरूद का व्यापार बढ़ा लिया, गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। इस तरह अपना और गांव वालों का जीवन संवार दिया। भूरा की भलाई की नीयत ने उसे सदैव सफलता के सुंदर रास्ते ही दिलाए। कहते हैं, कर भला तो हो भला। सूरज उगा भी नहीं था और भुल्लू के कानों में आसपास के लोगों की चीख पुकार सुनाई पड़ी। वो जैसे ही घर के बाहर आया, आसपास चारों तरफ का दृश्य देखकर घबरा गया। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया था। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। हे भगवान, ये क्या हो ही गया? अरे बाप रे, घर में पानी आ रहा है, घर भी डूब जाएगा। चलो, अब तो यहाँ से अपना दाना पानी उठ गया। भुल्लू ने बक्से से कुछ रुपए लेने चाहे, लेकिन वहाँ 1 रुपए भी नहीं था। वो निराश होकर घर से बाहर आ गया। आसपास के लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर जा चुके थे। भुल्लू किसी तरह पानी में आगे बढ़ने लगा। अचानक तेज पानी की धारा ने उसे दूसरी तरफ ढकेल दिया। वो बहुत गहरे पानी में पहुंच गया था। सामने मौत दिखाई पड़ रही थी। उसने एक बहती हुई लकड़ी को पकड़ना चाहा, लेकिन वो भी उससे दूर चली गई। डूबते को तिनके का सहारा भी न मिल सका। उसकी तैरने की ताकत जवाब दे चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी से टकरा गया है। उसने आंखें खोली और देखा तो उसके समीप एक घोड़ा आ गया था। मरता क्या न करता। उसने घोड़े को पकड़ लिया और पानी के अंदर ही उसी पर सवार हो गया। मौत की अंधेरी राह में घोड़ा जिंदगी की नई किरण बनकर आ गया था। भुल्लू ने बड़ी मजबूती से उसे पकड़ रखा था। घोड़ा भी तेजी से पानी में तैरता हुआ आगे बढ़ता गया, जैसे उसने अपने साथ साथ भुल्लू को भी बचाने का पक्का विचार बना लिया हो। आगे खाई थी, उसी दिशा में घोड़ा खींचा जा रहा था। हे भगवान, अब क्या करें? पानी के आगे जोर नहीं चल रहा है। घोड़े राजा, जोर लगाओ, मुड़ जाओ, वरना दोनों खाई में जाएंगे। घोड़ा पूरी कोशिश करने लगा, लेकिन पानी के आगे बेबस हो रहा था। वो भुल्लू को लेकर खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। अचानक चमत्कार हुआ। वो जोर से हिनहिनाया और तेजी से मुड़ गया। उसके अंदर अद्भुत जादुई शक्ति आ गई। वो भुल्लू को लेकर देखते ही देखते एक ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। भुल्लू उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। घोड़े की आंखों में दया का भाव झलक रहा था। भुल्लू और घोड़ा दोनों कुछ आगे बढ़े। भूख के मारे भुल्लू से चला नहीं जा रहा था। घोड़े ने इशारा किया और भुल्लू को अपने ऊपर बिठा लिया। वो तेजी से दौड़ता बढ़ता चला गया। वो दोनों बहुत आगे निकल आए। घोड़ा जाकर एक झोपड़ी के पास रुक गया।
भुल्लू ने अंदर जाकर देखा तो कुछ खाली बर्तन पड़े थे, आसपास कुछ भी न था। घोड़े राजा, यहाँ तो सारे के सारे बर्तन खाली पड़े हैं, इससे भला भूख कैसे मिटेगी? इतने में घोड़ा आगे बढ़ा और उसने कुछ बर्तनों को मुंह से छू लिया और चमत्कार हो गया। उन बर्तनों में से धुआं निकलने लगा। भुल्लू ने ध्यान से देखा तो धुएं के नीचे बर्तन में खाने के सुंदर व्यंजन झलक रहे थे। भूख से बेहाल भुल्लू ने खाना शुरू कर दिया। अरे राजा, आओ यहीं खा लो। इसके बाद बाहर के घास के मैदान पर भी मुंह चला लेना। मुझे भीगने के कारण ठंडी लग रही है, मैं यहीं अंदर बैठना पसंद करूंगा। घोड़ा हिनहिनाया और सामने कुछ कपड़े और बिस्तर कंबल आ गए। राजा, तुम तो बड़े जादूगर निकले। मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य काम किया है जो तुम मुझे मिल गए। तुमने मेरी जान बचाई, यहाँ तक सुरक्षित लेकर आए। खाने के बाद तुम तो कपड़े भी दे रहे हो। मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी की, मैं अब अपनी खुशी से पागल हो जाऊंगा। जादुई घोड़े ने भुल्लू से बड़ी आत्मीयता जताई। भुल्लू का घर और सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। शाम होने लगी तो उसकी चिंता बढ़ गई। जंगली जानवरों का डर सताने लगा। राजा, दिन तो बीत गया, लेकिन रात को खुले आसमान में रहना खतरे से खाली नहीं है। हम दोनों के लिए खतरा है। काश यही आसपास हमारा घर होता। राजा घोड़ा हिनहिनाया और फिर एक चमत्कार हो गया। सामने मैदान साफ हो गया और एक सुंदर बंगलानुमा घर बन गया। राजा के लिए भी सुंदर व्यवस्था हो गई। दोनों जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए तैयार हुए, दो भयानक शेर सामने आकर खड़े हो गए। अब क्या होगा राजा? ये दोनों कहाँ से आ गए? राजा हिनहिनाया। इतने में एक शेर भालू के ऊपर कूदने के लिए तेजी से आगे बढ़ा और गिर गया। उसके पीछे दूसरा शेर भी गिर गया। भुल्लू ने देखा तो दोनों शेरों की पूंछ आपस में बंध गई थी। वे दोनों विपरीत दिशा में हटने की कोशिश कर रहे थे और गिर रहे थे। इसके बाद उनके पैर भी आपस में बंध गए। भुल्लू हंसने लगा। राजा, अब घर के अंदर चलो। ये दोनों तो अब रात भर एक दूसरे से अपने आप को छुड़ाने में ही परेशान रहेंगे। दोनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर सारा सामान आ गया था। अब राजा की सुरक्षा में भुल्लू बड़े आनंद से रहने लगा था। उसने वहाँ अच्छी खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। उसके पास धन दौलत भी आ गई थी। वो जहाँ भी जाता, राजा उसके साथ ही रहता था। एक चीमा नाम का जादूगर एक दिन जंगल में आ गया। राजा को देखकर वो लालच में आ गया। उसे वो अपना बनाना चाहता था। उसने भुल्लू के सामने राजा को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन भुल्लू ने झट से ठुकरा दिया। चीमा जादूगर बहुत नाराज हो गया। उसने अपनी जादुई शक्ति से भुल्लू को उसके ही घर में कैद कर दिया। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। वो बहुत जोर से हिनहिनाया, लेकिन जादूगर पर उसके जादू का कोई असर न हुआ। भुल्लू घर के अंदर से असहाय होकर सब देखता रहा। जादूगर चीमा ने अपनी छड़ी घुमाई और उछलकर राजा के ऊपर सवार हो गया। राजा आगे बढ़ने के लिए तैयार न था, तब जादूगर ने दूसरा जादू भुल्लू के ऊपर चलाने की तैयारी की। भुल्लू, तुम्हारा घोड़ा बात नहीं मान रहा है। अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, तब इसका होश ठिकाने आएगा। जादूगर की ये बात सुनकर राजा डर गया। वो अपने साथी भुल्लू के ऊपर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। वो जादूगर का इशारा समझकर उसे लेकर आगे बढ़ गया। भुल्लू लाचार होकर देखता ही रह गया। जादूगर अपनी जादुई छड़ी से इशारा करके राजा को हर तरफ अपनी इच्छा से ले जा रहा था। राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक वो बहुत तेज दौड़ने लगा। जादूगर बहुत खुश हो गया। इसके बाद तेज दौड़ते दौड़ते राजा अचानक रुक गया। झटका खाकर जादूगर नीचे गिर गया। उसकी छड़ी दूर गिर गई। उसका जादू बेअसर हो गया। जादूगर उठा तो राजा ने अपने दोनों पैरों से उसे जोर से धक्का मार दिया। जादूगर बुरी तरह लड़खड़ाया और घायल होकर गिर पड़ा। राजा ने जादुई छड़ी मुंह से उठा ली और पिछली दुल्लती जादूगर को मार दी। जादूगर फिर गिर पड़ा और राजा के जादू से उसके दोनों पैर बंध गए।
राजा मुंह में छड़ी लेकर तेजी से दौड़ता हुआ भुल्लू के पास पहुंच गया। उसने भुल्लू को आजाद कर दिया। जादुई छड़ी को भुल्लू ने जला दिया। जादुई छड़ी के साथ साथ जादूगर का जादू भी समाप्त हो गया। भुल्लू बड़ी शान से और बड़े प्यार से अपने प्यारे साथी राजा से लिपट गया। लखन ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो माँ को फर्श साफ करते हुए देखकर चिंतित हो गया। उसे माँ को इस उम्र में इस तरह काम करता देख जब बर्दाश्त ना हुआ तो वो स्वयं काम करने लगा। माँ, इस उम्र में ये सब काम मत किया करो। घर और कपड़ों की साफ सफाई मैं कर दिया करूँगा। आपके हाथों की सिर्फ रोटियां खाने का मन हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझ में खाना बनाने का हुनर नहीं है। बेटा, ये सब तो घर का काम है, मैं हमेशा करती आई हूँ। अब तक करती आई थी, लेकिन अब इस उम्र में नहीं करना है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं जब तक किसी नौकरानी का इंतजाम नहीं कर देता तब तक मैं ही ये सारा काम संभाल लूंगा। बेटा, अब हमारे घर में नौकरानी नहीं बहुरानी की जरूरत है। जब से बड़ी बहू ने घर छोड़ा है सब जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई है। उसे तो उसके माँ बाप यहाँ आने नहीं देंगे। अब तू ही अपना ब्याह कर ले, मैं भी चैन की सांस लूंगी। माँ, भैया क्या परदेश गए? भाभी के मायके वालों ने हद कर दी। भाभी की इच्छा ना होते हुए भी उसे मायके में ही रख रहे हैं। आप तो जानती हैं, मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन भाभी के पापा और मम्मी भाभी को यहाँ भेजने के लिए तैयार ही नहीं हुए। कह रहे थे तुम लोगों को बहू नहीं नौकरानी चाहिए। बिटिया का बहुत बुरा हाल कर दिया। घर का काम करने से कोई नौकरानी तो नहीं बन जाती। मैं भी तो वही सब काम करती रही हूँ। बड़ी बहू आज भी इस घर की बड़ी बहू रानी ही है। मेरा गोपाल जब आ जाएगा तब उसे लेकर आएगा। तब तक तो उसे वे लोग विदा नहीं करेंगे। बेटा, तो परदेश मत जाना, तेरा ब्याह कर दूंगी और तू यही रहेगा, तो छोटी बहुरिया भी साथ रहेगी। माँ, इतनी जल्दी तो मेरा ब्याह होने वाला नहीं है। एक बार मैं भैया से कहलवाकर घर पर जरूर लेकर आऊंगा। अगर भाभी के घर वाले नहीं माने तो भैया को परदेश से बुलाकर ही मानूंगा। लखन ने बड़े भैया से बात करके उनका वास्ता देकर भाभी की विदाई करवा ही ली। जिस दिन भाभी घर में आई, लखन के बड़े भैया गोपाल का फोन आ गया और उसने एक दुखद समाचार दे दिया। उसकी अच्छी खासी नौकरी छूट गई। ये खबर किसी सदमे से कम नहीं थी। माँ लखन और उसकी भाभी सभी बहुत दुखी हो गए। उनकी पड़ोसन सोमी वही बैठी थी। उसे भी ये बात ज्ञात हो गई। हे भगवान, बहू के कदम घर में पड़े और ये बुरी खबर अब आ गई। अब क्या होगा? एक कमाऊ पूत और उसकी भी नौकरी चली गई। काकी, कैसी बातें कर रही हो? जो हो नहीं रहती है हो जाती है। अब इस सब में भाभी को क्यों घसीट रही हो? अभी अभी आपके कदम भी तो हमारे घर पे पड़ी है। इस तरह किसी दूसरे पर लांछन लगाना अच्छी बात नहीं है। लखन की आवाज सुनकर पड़ोसन पैर पटकते हुए निकल गई। लखन जाकर भाभी को समझाने लगा। माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भैया को घर बुला लिया जाए, यहीं पर कुछ ढंग का कारोबार कर लिया जाएगा। मैं भी खेती करने के साथ साथ उनके कामों में हाथ बटा लिया करूँगा। दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा करेंगे। अब तो भाभी भी आ गई हैं। बेटा, अच्छी नौकरी लगी थी, तनख्वाह भी अच्छी मिल रही थी। पता नहीं किसकी नजर लग गई। माँ, आप चिंता मत करो, भगवान ने शायद उससे भी अच्छा कुछ लिख रखा होगा। बड़े भैया तो बड़े ईमानदार और मेहनती हैं। वो जहाँ भी जुटेंगे कामयाब हो जाएंगे। लखन ने देखा तो भाभी मूर्ति बनकर उसकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं साफ झलक रही थी। लखन ने उन्हें फिर से समझाया और फिर भैया का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि वो घर आ रहे हैं। देखो बेटा, घर आ रहा है। उसके सामने हम लोग कोई चिंता जाहिर नहीं करेंगे। उसे भी हमेशा खुश रखने की कोशिश करेंगे। दूसरे दिन सवेरे सवेरे एक खबर फैल गई कि गांव में चोरी हो गई। पड़ोसन सवेरे कुछ पोटली में सामान लेकर लखन के घर के पास आई और खिड़की के पास पहुंची और फिर तेजी कदमों से लौट गई। कुछ देर के बाद पुलिस आ गई और सामी के इशारे पर पुलिस के लोग वहां आकर घर पर आ गए। पुलिस को एक पोटली में वहां से चोरी का सामान मिल गया। पुलिस ने तुरंत लखन को गिरफ्तार कर लिया। देखिए साहब,
मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ साहब, मेरा बेटा चोर नहीं है। ये पोटली किसी ने हमारे यहाँ फेंकी है। देखो, चोरी का माल तुम्हारे घर से बरामद हुई है, इसलिए तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लखन, माँ और भाभी किसी की बात पुलिस वालों ने नहीं सुनी और लखन को गिरफ्तार करके अपने साथ जैसे ही लेकर निकले, सामने से गोपाल परदेश से आ गया। उसने ऐसे दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसे छोड़ दीजिए। इसने चोरी की है, चोरी का माल इसके घर से बरामद हुई है, हम इसे नहीं छोड़ सकते। माँ और लखन की भाभी को भी बड़ा दुख हो रहा था। माँ का रोकर बुरा हाल था। लखन की भाभी मूर्ति बन गई थी। पुलिस वाले लखन को ले गए और पीछे पीछे गोपाल भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। माँ रो रही थी और लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे भी दोहरा सदमा पहुंचा था। अचानक लखन की भाभी की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। माँ को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। इतने में गोपाल का एक ग्रामीण मित्र रघु वहाँ आ गया। काकी, लखन भैया बेकसूर हैं। मैंने अपनी आंखों से आज आपकी पड़ोसन सीमी को चोरी की हुई पोटली आपके घर में फेंकते हुए देखा था। अभी पुलिस के जाने के बाद जैसे किसी ने मेरे गले पर चांटा मारा। मैंने गाल को छुआ तो पूरा गाल पानी से भीगा हुआ था। मैं अपने आप को रोक नहीं सका। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई खींच रहा हो, सो मैं आपके पास चला आया। रघु भैया, क्या आप यही बात पुलिस को बताओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताएंगे, जरूर बताएंगे। रघु पुलिस स्टेशन पहुंच गया और उसने इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। इसी बीच में और एक नौजवान जग्गू वहीं पहुंच गया। हुजूर, ये चोरी लखन के पड़ोसी बिल्ला ने रात में की है। मैंने उसे देखा भी था, टोका भी था। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने सच्चाई का चांटा खाया है। देखिए, मेरा गाल गीला हो गया है। पुलिस वालों ने तो मजबूत गवाही के मद्देनजर लखन को बरी कर दी और उसके पड़ोसन सीमी के पति बिल्ला को पकड़ लिया। गोपाल, लखन, उनकी माँ और उनकी भाभी ने राहत की सांस ली। कुछ महीने बीत गए। गोपाल को कोई नौकरी नहीं मिली। घर की स्थिति अच्छी नहीं रही। गोपाल अचानक बीमार हो गया। घर के बचे हुए रुपए उसके इलाज में लग गए। बड़ा कर्जा हो गया। यहाँ तक कि लखन की भाभी के गहने भी बिक गए। एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने को कुछ नहीं बचा। लखन की भाभी मूर्ति की तरह खड़ी थी और अचानक उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आंसुओं की धारा फर्श पर बह चली। ये क्या हो रहा है? हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? बेचारी बहू भी हमारे साथ पीस रही है। इतने में एक चमत्कार हुआ। फर्श पर फैले हुए आंसू की जगह सोने के सिक्के बिखरे हुए दिखाई पड़ने लगे। लखन ने सारे सोने के सिक्के उठा लिए। इसके साथ साथ गोपाल भैया भी ठीक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे माँ, लखन, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा सारा दर्द भाग गया। भाभी के आंसुओं का जादू इस तरह उनकी गरीबी और गोपाल की बीमारी को दूर कर देगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। शाम हुई तो एक आदमी गोपाल की कंपनी से आ गया। उसने गोपाल के हाथ में जरूरी कागजात रख दिए। गोपाल जी, आपको सेठ जी ने बुलाया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि आप बेकसूर हैं। आपको नौकरी पर फिर से बहाल करके प्रमोशन भी दिया गया है। आपके घर के पास उनकी नई फैक्ट्री का आपको मैनेजर भी नियुक्त किया है। इस फैक्ट्री के सर्वे सर्वा आप होंगे। आप अपनी इच्छा अनुसार एम्प्लॉय की भर्ती वहाँ कर सकते हैं। गोपाल, लखन, माँ और गोपाल की धर्म पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। लखन की भाभी की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे। भाभी, आपकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। खुशी के आंसू है। भगवान ने सब कुछ अच्छा तो कर ही दिया। यदि और कुछ चाहिए तो बता दो। सभी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगे।